हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज को। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर एंड दैट वाज कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स भी हैं यहाँ पे, उन न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं कि इन टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जितना मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप प्रीवियस सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी आईपी एड्रेस इज 255.255.255.x and second is very first four bits of the first octet in class D IP addresses are set to 1100। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था क्लासफुल एड्रेसिंग पर बेस्ड, और लास्ट क्लास में भी हमने लीडिंग बिट्स को डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा फास्ट वे में बता देती हूँ। आपने ज़रूर से देखा होगा लास्ट वीडियो, जो क्लास ए होती है, क्लास ए, इसके अंदर जो फर्स्ट बिट होती है 0 वो सेट रहती है। क्लास बी में 10 सेट रहती है। क्लास सी में 110 सेट रहती है। क्लास डी में 1110 सेट रहती है एंड क्लास ई में 1111 सेट रहती है। ठीक है, तो यहां बोला हुआ है कि वेरी फर्स्ट फोर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन क्लास डी आईपी एड्रेसेस आर 1100। तो ये गलत है, जबकि इसका आंसर होना था 1110। सो इसलिए ये गलत हो गया। आप जानते हो क्लास डी और क्लास ई तो रिजर्व होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लीडिंग बिट्स हैं वो फिक्स्ड रहती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड तो बिल्कुल रॉन्ग हो गई है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 समझते हैं। देखो, यहाँ बात कर रहे हैं सबनेट मास्क की। हर एक क्लास का अपना सबनेट मास्क होता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ तीनों क्लास ए बी सी का ही याद करना पड़ेगा, बिकॉज डी और ई तो इतना यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है ना। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। क्लास बी का जो होता है सबनेट मास्क वो होता है 255.255.0.0। और क्लास सी का होता है 255.255.255.0। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। अब यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ होस्ट को दिखा रहा होता है बेसिकली। तो यहाँ पे इसने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे दी गई है वो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ठीक है। आपको पता है क्लास ए के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग की बिट्स होती है, ये वाले जो बिट्स हैं, जो फर्स्ट आपका ऑक्टेट रहता है वो होता है नेटवर्क आईडी का, और जो लास्ट के 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो होता है होस्ट आईडी। सिमिलरली क्लास बी के अंदर जो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट होते हैं वो होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, और लास्ट के 2 ऑक्टेट होते हैं होस्ट आईडी के लिए। एंड सी में क्या होता है, फर्स्ट 3 जो ऑक्टेट्स होते हैं वो होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, और लास्ट वाला होता है किसके लिए, होस्ट के लिए। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो मैंने देखा है कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा, देखो ऑप्शन नंबर जो सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1 तो ठीक है कि क्लास सी का जो आईपी एड्रेस यहाँ दिया हुआ है बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, इट मीन्स ये तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब मैं इसी के साथ कुछ एड ऑन करके आपको बता रही हूँ जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी क्लास में कितने परसेंट ऑफ आईपी एड्रेस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें क्लास ए की, तो क्लास ए में क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देती हूँ सो दैट आई कैन एबल टू राइट मोर थिंग्स। देखो, क्लास ए, क्लास ए जो है आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है,
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट ऑक्टेट है। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑक्टेट्स आते हैं 8 बिट्स के। ये जो तीनों ऑक्टेट हैं, ये तीनों ऑक्टेट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी 8 बिट्स का है, ये भी 8 बिट्स का है, और ये भी 8 बिट्स का है। जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट है, ये वाला फर्स्ट वाले ऑक्टेट में आपको पता है लीडिंग बिट 0 फिक्स्ड है। ठीक है, अब क्योंकि ये IPv4 एड्रेसिंग है तो 32 बिट का होता है IPv4 एड्रेस। तो 32 बिट में 2 की पावर 32 IP एड्रेसेस रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्लास ए के अंदर पहली वाली बिट रिजर्व्ड है, इसीलिए यहाँ पे 2 की पावर 31 एड्रेसेस को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो टोटल कितना परसेंटेज हुआ? तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंटेज आईपी एड्रेस यहाँ पे आएंगे, इसके लिए आपको 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है 2 की पावर 32 से, मतलब टोटल से, इनटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये इससे कटेगा तो क्या मिलेगा आपको? 100 अपॉन में 2 की पावर 1, एंड दैट इज 100 अपॉन में 2, मतलब 50% जो आईपी एड्रेसेस है वो क्लास ए को बिलोंग करते हैं। तो आपको एग्जाम में किसी भी क्लास का परसेंटेज पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास बी में कितना परसेंटेज होने वाला है, कैसे निकालोगे? देखो, आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, यहाँ पे डॉट भी है ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन व्हाट, डेसिमल डॉटेड नोटेशन बोलो, या फिर आप इसे ये तो हमारा कौन सा है, बाइनरी नोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट 8 बिट्स होंगी, इसके बाद नेक्स्ट 8 बिट्स, एंड देन नेक्स्ट 8 बिट्स। तो जो स्टार्टिंग की 2 ऑक्टेट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे नेटवर्क आईडी को, और लास्ट के 2 ऑक्टेट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट आईडी को। और क्लास बी के अंदर स्टार्टिंग की जो 2 बिट्स हैं वो रिजर्व रहती है, 1 0 रिजर्व्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे निकालोगे परसेंटेज? 2 की पावर, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 2 बिट रिजर्व्ड है, तो 2 की पावर कितना हो गया? 30 हो गया है। 2 की पावर 30 अपॉन में 2 की पावर 32 हो गया है, इनटू में हो गया है 100। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 100 अपॉन में 2 की पावर 2, इसका मतलब 100 अपॉन में 4, मतलब 25% जो एड्रेसेस हैं वो क्लास बी को बिलोंग करते हैं। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि क्लास सी में कितने परसेंटेज ऑफ एड्रेसेस बिलोंग करेंगे। क्लास सी का जो परसेंटेज है वो आप निकाल के दिखाएंगे क्लास सी का। ठीक है, ये आप कमेंट में जरूर से बताना, सो दैट आपको ये अच्छे से याद रहे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। तो डेफिनेटली आपको बताना है कि कितने परसेंट ऑफ आईपी एड्रेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहो तो क्लास डी और क्लास ई का भी निकाल सकते हो, लेकिन जो मेनली आपको याद करना है वो क्लास ए बी और सी का करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईपी एड्रेस रेंज फ्रॉम डैश टू डैश इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक। तो यहाँ पर दिया हुआ है लूप बैक। अब लूप बैक का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, और लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो, यहाँ बोला हुआ है, ये आपको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है कि लूप बैक के लिए कौन सी जो रेंज है वो रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे 2 चीजें आ सकती हैं आपके एग्जाम में, या तो लूप बैक का पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आपसे प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस की क्या क्या रेंजेस हैं ये पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको दोनों चीजें याद करनी है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है 10.0.0.0 टू 10.255.255.255। ठीक है, क्लास ए के अंदर ये रेंज रहती है। क्लास बी के अंदर जो रेंज रहती है वो कौन सी होती है? 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। क्लास सी के अंदर जो रेंज रहती है वो होती है 192.168.0.0
टू 190, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 192.168.255.255, बस ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग क्लास ए की है, ये बी की है, ये सी की प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है। ठीक है, मतलब ये तो क्या है, प्राइवेटली ओन करे गए हैं, इसके अलावा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसे हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 ये लूप बैक के लिए रिजर्व्ड है। आपको पता है ये क्लास ए आईपी एड्रेसिंग से बिलोंग करता है, और क्लास ए के अंदर आपको मैंने बताया था कि 0 को और 127 को यूज नहीं करते हैं। जो 0 है वो तो IANA ने किसी को भी नहीं दिया है, और जो ये वाला है 127 ये रिजर्व्ड है लूप बैक के लिए। अब लूप बैक का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो लूप बैक का मतलब यहाँ पर है वो एड्रेस जो कि जो सिग्नल्स हैं, जो आउटपुट सिग्नल्स हैं वो उसी सेम कंप्यूटर को भेज रहे हैं। मतलब अगर हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना है उस कंप्यूटर को, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं लूप बैक एड्रेस का। और टीसीपी आईपी नेटवर्क में जो लूप बैक एड्रेस यूज करते हैं मैक्सिमम, वो हम करते हैं 127.0.0.1। हालांकि इसकी प्रॉपर रेंज गिवन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप बैक एड्रेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये बोल सकते हो कि जिस जिस पर्टिकुलर सिस्टम पे लूप बैक एड्रेस काम कर रहा है वो एक लोकल होस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर सेम ही डिवाइस को सेंड भी करना है, सेम ही डिवाइस को पैकेट्स को रिसीव करना है, तो वहां पे लूप बैक एड्रेस काम में आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज सपोज अ CSMA CD लोकल एरिया नेटवर्क LAN of 1 Gbps is there over a 1 kilometer cable if the signal speed in the cable is 2 into 10 की power 5 kilometer per second, what will be the minimum frame size? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है CSMA CD से। अब CSMA CD है क्या, इसका आइडिया अगर आपको नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आपने जरूर से पढ़ा होगा, डेटा लिंक लेयर में हम पढ़ते हैं मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, या फिर आप इसे बोलते हैं क्या, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर अगर हम बात करें मल्टीपल, देखो अगर हम बात करें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। पहली होती है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, दूसरी होती है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, और तीसरी होती है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे CSMA से क्वेश्चन आया, CSMA CD से क्वेश्चन आया बेसिकली, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पे रैंडम एक्सेस में हम पढ़ते हैं एलोहा। एलोहा में भी दो कैटेगरी बनती है, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा। ये सब पढ़ना है आपको, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रैंडम एक्सेस के अंदर हमारा एक बनता है CSMA। CSMA फिर हमारा यहाँ पे बनता है CSMA CD और CSMA CA। CSMA CA, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से आया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये कंट्रोल में नहीं है, ये CSMA हमारा रैंडम में ही है। ठीक है, कंट्रोल में जो आते हैं वो हमारे होते हैं जैसे पोलिंग हो गया, पोलिंग या फिर टोकन पासिंग। ठीक है, टोकन पासिंग, तो ये कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं। या फिर रिजर्वेशन पहले से ही कर लेना, रिजर्वेशन भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर आते हैं FDMA, FDMA, TDMA, WDMA, है ना, ये सब आता है इसके अंदर, TDMA, ये सब आता है इसके अंदर। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, जो हमारा डेटा लिंक लेयर होती है, आपको पता है उसके दो दो रोल होते हैं। एक होता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, और एक उसका रोल होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC कहते हैं उसे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है,
CSMA-CD की बात कर रहे हैं। अब CSMA-CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, और CD मतलब होता है यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, मेनली हम इसे यूज करते हैं ईथरनेट के अंदर। ईथरनेट लैन बेस्ड प्रोटोकॉल है ये। अब यहाँ होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं CSMA-CD होता क्या है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो, CSMA-CD स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो, CSMA का मतलब ये होता है कि एक सिंगल कैरियर पे मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है, और जिस भी नोड को जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैरियर खाली मिलता है वो अपने डेटा को उसके ऊपर ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इट माइट पॉसिबल कि सेम टाइम पर मल्टीपल नोड्स अपने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करे, तो वहां पर कोलिजन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन मतलब अगर सेम टाइम पे नोड्स ट्रांसमिट करेगी डेटा को, तो वहां पे कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन को डिटेक्ट करके वहां पर सिग्नल सेंड करा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक चैनल है, एक कैरियर है, यहाँ पर एक नोड A है, एक नोड D है मान लो, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं। लेट सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो प्रोपोगेशन डिले है, वो है 1 आवर का। 1 आवर का टाइम लगेगा A से D तक डेटा को ट्रांसमिट होने पे। लेट सपोज A ने जो डेटा है वो स्टार्ट किया ट्रांसमिट करना 12 पे, ठीक है, 12 PM पे, और सेम टाइम पर D ने भी स्टार्ट किया। मैं आपको एक बार कंसेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सेम टाइम पर D ने भी अपने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करा। ऐसा मान लेते हैं कि ½ एन आवर के बाद, मतलब करीब 12:30 पर क्या हुआ, 12:30 PM पे जो डेटा था वो आपस में कोलाइड हुआ, और यहाँ पे कोलिजन सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, अब जैसे ही कोलिजन सिग्नल जनरेट हुआ, तो सिग्नल यहाँ पे भी सेंड होगा और इधर भी सेंड होगा। कोलिजन सिग्नल दोनों साइड पे सेंड होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, कोलिजन सिग्नल A से लेके D के बीच में जो डिस्टेंस था वो 1 आवर था, और इस टाइम पर जो हमारा डेटा है वो जा रहा था, मतलब 1 घंटा लगता है इसे, और हाफ टाइम पर ही डेटा कोलाइड हो गया। तो उस टाइम पर कोलिजन सिग्नल वापस आ गया A के पास भी और D के पास भी। तो अगर A ट्रांसमिट कर रहा होगा उस टाइम पर डेटा को, तो उस टाइम पर A को पता चल जाएगा कि कोलिजन हुआ है। लेकिन अगर कोलिजन होता है और उस टाइम पर ए ने स्टॉप कर दिया है डेटा को ट्रांसमिट करना, तो उसके बाद जब ए कोलिजन सिग्नल को रिसीव करेगा, सो ही कैन नॉट बी एबल टू डिटेक्ट कि जो डेटा है वो कोलाइड हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसमिशन टाइम है वो प्रोपोगेशन डिले से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये तो हमने माना कि 12:30 पर कहीं पे कोलिजन हो गया, लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जो कोलिजन है ये यहाँ कहीं जाके होता, करीब करीब मान लेते हैं करीब अगर 12:58 पे होता, तो उस टाइम पर जब ये वापस आता तब तक ए ट्रांसमिट करना बंद कर देता। तो उस टाइम पर जो ए है वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाता कि जो कोलिजन सिग्नल मुझे रिसीव हुआ है ये एक्चुअली में कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि जो ट्रांसमिशन टाइम है वो हमेशा प्रोपोगेशन डिले से ट्वाइस बड़ा होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशन डिले। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो CSMA-CD का फॉर्मूला आपने देख लिया, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम को हम कैसे बोलेंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स, कितने लेंथ के आप फ्रेम्स भेज रहे हो अपॉन में, मतलब कितना फ्रेम का साइज है अपॉन में क्या उसकी बैंडविड्थ है। ठीक है ना, तो फ्रेम साइज अपॉन में बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम होता है। और प्रोपोगेशन डिले कैसे निकालते हैं, प्रोपोगेशन डिले हम निकालते हैं एक्चुअली में टाइम इधर है और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस तरीके से ये डिस्टेंस है,
ए से लेके डी तक का मान लो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, देखो 1 Gbps इज द बैंडविथ, जो उस चैनल की बैंडविथ है। डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का है। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यूज कट जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर है, जो स्पीड है वो दे रखी है हमें, इफ द स्पीड ऑफ द सिग्नल इज दिस 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू लेंथ जो है, फ्रेम साइज कितना होना चाहिए आपको निकालना है, एल आपको निकालने के लिए बोला गया है। और बैंडविड्थ दी हुई 1 Gbps मतलब 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि किलोबाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्ट अ मिनट, ठीक है, किलोबाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 10⁵ फिर इसके बाद मेगा के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं 10⁶, गीगा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं 10⁹, टेरा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻12। इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 Gbps है, तो हम बोल सकते हैं इसे कि ये हमें दिया है 10⁹ बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि किलोमीटर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसे कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और कैंसिल हो गया। एल यहाँ पे आप चाहो तो इक्वल टू लगा लो, बिकॉज ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये 10⁹ यहाँ चला जाएगा, अपॉन में हो गया 10⁵, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ये आपका बिट्स पर सेकेंड में था, तो ये हमारा गया बिट्स पर सेकेंड, और अपॉन में सेकेंड तो है ही, है ना, अपॉन में सेकेंड चल रहा है नीचे। तो ये इस तरीके से है 1/सेकेंड। तो सॉल्व हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास बिट्स में आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 10⁻, ये जाएगा हमारा 4 बिट्स। तो सॉल्व करने पे क्या मिला हमें, 10,000 बिट्स हमें मिली मिनिमम फ्रेम साइज, या फिर फ्रेम की लेंथ कह सकते हो, फ्रेम साइज कह सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जीरो आएगी, 4 है ना इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको CSMA CD की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, वो आपको पता होना चाहिए। ओनली देन यू कैन बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी हो CSMA CD की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1/1 प्लस 6.44a, जहां पे a की वैल्यू होती है प्रोपोगेशन डिले अपॉन में ट्रांसमिशन टाइम। तो इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं CSMA CD की। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग टेक्निक्स वॉज यूज्ड इन ARPANET। तो यहाँ दिया गया है कि कौन सी स्विचिंग टेक्निक ARPANET में यूज होती है, मैसेज स्विचिंग, डेटा स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग। हालांकि 3 ही कैटेगरी होती है स्विचिंग की, पहली होती है सर्किट स्विचिंग, देन मैसेज स्विचिंग, देन पैकेट स्विचिंग। डेटा स्विचिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग इज द राइट आंसर। ARPANET आपको पता है सबसे पहले यूज होने वाला एक नेटवर्क था, और ARPANET की जो फुल फॉर्म है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। ARPANET कौन सी कंट्री ने सबसे पहले यूज किया था इसको एज अ नेटवर्क, और इसी के बाद हमारा इंटरनेट बना था, ठीक है। सो कह सकते हैं कि इंटरनेट से पहले जो नेटवर्क था वो ARPANET था। तो पैकेट स्विचिंग यूज होती थी ARPANET में। अब यहाँ पे स्विचिंग होती क्या है और स्विचिंग के टाइप्स में क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं स्विचिंग क्या होती है, ठीक है। स्विचिंग बेसिकली एक वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम ये डिसाइड करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कौन सा बेस्ट रूट होने वाला है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अब स्विचिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि 1-on-1 कनेक्शन के लिए क्या रूट है, कैसे हम सिस्टम्स कनेक्ट करेंगे, ये होगी स्विचिंग। अब स्विचिंग में 3 कैटेगरी होती है मेनली, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। हालांकि इनके भी और सब टाइप्स होते हैं, बट इतना हमें नहीं पढ़ना है।
इसके लिए आपको इतने डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक स्विचिंग के बारे में 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? ये वो स्विचिंग होती है जिसके अंदर पहले ही एक डेडिकेटेड पाथ डिसाइड कर लेते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। मतलब यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड करते हैं, डेडिकेटेड पाथ होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जब तक जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है, जब तक वो कनेक्शन बना रहेगा और उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो जो हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं वो इस तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड टाइप होता है वो होता है वी कैन से मैसेज स्विचिंग, ठीक है। तो मैसेज स्विचिंग अलग कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारा डेटा है वो पूरी कंप्लीट यूनिट की तरीके से ही सेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं वहां पे डेटा को कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं और फिर उसे फॉरवर्ड करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें कोई भी कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं रहता है मैसेज स्विचिंग के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की, दैट इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा मैसेज है वो एक बारी में सेंड ना होके उसे हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। माइंड इट, मैसेज स्विचिंग में कोई डिवाइड नहीं करते हैं, बस यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करते हैं मैसेज स्विचिंग में, ठीक है। और डेटा स्विचिंग तो होती ही नहीं है हमारे पास। अब देखो, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, स्मॉल पीसेस में डेटा को डिवाइड करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैकेट्स। स्मॉल स्मॉल पैकेट्स बना देते हैं और हर एक पैकेट को एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं सो दैट जब रिसीव होगा वो पैकेट तो उसको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करा जा सके। और यहाँ पर पैकेट स्विचिंग जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर भी बनता है। तो आप ये कह सकते हो कि पैकेट स्विचिंग में ये एक फास्टेस्ट टेक्निक है डेटा को सेंड करने की, ठीक है। और अगर मान लो कोई पैकेट है जो बीच में मिस हो गया या फिर वो करप्ट हो गया, तो उस मैसेज को दोबारा से हम सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रीसेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करी जाती है रिसीवर से सेंडर की तरफ। तो इतना आपको पढ़ना है। इसके अलावा और भी 2 कैटेगरीज होती हैं, जैसे पैकेट स्विचिंग की फर्दर 2 कैटेगरी होती है, तो उन्हें भी आप डिस्कस कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। जैसे कि पैकेट स्विचिंग के अंदर हम पढ़ते हैं, एक होती है हमारी वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, एक हमारी होती है डेटाग्राम स्विचिंग, दोनों आ सकती है आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ मीडिया लॉस इन इट्स एनर्जी इज कॉल्ड। अब आपको पता है जब भी सिग्नल ट्रांसमिट करता है कैरियर के अंदर, मतलब मीडियम के अंदर, तो उसकी जो एनर्जी है वो एक टाइम पे आने के बाद लो हो जाती है। मतलब जैसे कि आपका सिग्नल ट्रैवल करता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो कुछ डिस्टेंस के बाद जो एनर्जी है वो उसकी लो होने लगती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। मतलब कि जो सिग्नल है उसकी एनर्जी लो हुई है तो उसे हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। आपको डिस्टॉर्शन का मतलब पता है क्या? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करो जाके कि डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल क्या होता है। और नॉइस तो आप जानते हो, अनवांटेड अनवांटेड डिस्टर्बेंस जो होती है, जो आपके सिग्नल के साथ अटैच हो जाती है, उसे हम बोलते हैं नॉइस। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है अगर आप जानते हो तो कमेंट डाउन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज which of the following is used to alarm about the collision detection in network using the CSMA CD। तो मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि CSMA CD में क्या होता है, जैसे ही कोलिजन होता है तो दोनों नोड्स को एक कोलिजन सिग्नल सेंड करते हैं ताकि उनको ये आइडिया मिले कि जो डेटा उन्होंने ट्रांसमिट किया था वो कोलाइड हो गया है, और उस सिग्नल को हम बोलते हैं जैमिंग सिग्नल। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स एलिमेंट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज कॉल्ड डैश। तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स को सेंड किया गया है पर सेकंड, इस टर्म को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बॉड रेट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे डायरेक्टली टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड, तो उसका आंसर बनता बिट रेट, लेकिन यहां दिया हुआ है बॉड रेट।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो बॉड रेट ना देके यहाँ पे आपको सिग्नल रेट भी दे सकते थे, सिग्नल रेट। तो बिट रेट और बॉड रेट दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की, बिट रेट और बॉड रेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बिट रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड। एक बॉड में कितनी बिट्स को सेंड करा गया, इनटू में बॉड रेट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो बिट रेट इक्वल्स टू बॉड रेट इनटू टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजीज को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। यहाँ पे आपको पता है कि स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड भी होती है, ट्री भी होती है, बस भी होती है, मैश भी होती है, लेकिन सिंगलटन कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। यहाँ पर ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। टोपोलॉजी होता क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज यूज्ड बाय यूटीपी। ट्विस्टेड पेयर केबल का एक टाइप होता है यूटीपी, एक होता है एसटीपी। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में हम यूज करते हैं किसका, RJ45 का। और RJ45 है क्या, ये कनेक्टर है बेसिकली, RJ45। यहाँ पे RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड, एक मिनट, रजिस्टर्ड जैक 45, ठीक है। 45 एक नंबर है जहां पे असाइंड होता है। क्या होती है फुल फॉर्म, रजिस्टर्ड जैक 45। और ये 8 पिंस का कनेक्टर होता है, ठीक है। ये 8 पिंस का कनेक्टर होता है जिसका मेन काम क्या होता है कि कंप्यूटर्स को लैन केबल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कंप्यूटर्स को जो लैन केबल के आगे आपको पता है लगता है कनेक्टर, उसी कनेक्टर का नाम होता है RJ45 कनेक्टर। आपने जरूर से लैन केबल के आगे RJ45 8 पिन का कनेक्टर देखा होगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बता देती हूँ, यूटीपी के अंदर हम बेसिकली हम पढ़ते हैं दो कैटेगरीज, एक होती है 10 बेस टी, हम पढ़ते हैं 10 बेस टी, और एक हम देखते हैं 100 बेस टी। बेस का मतलब यहाँ पर क्या है, बेस बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है बेस बैंड, एक होता है ब्रॉड बैंड। अब यहाँ पे 10 बेस टी में 10 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10 MBPS को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बैंडविथ, ठीक है। इसके साथ जो टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टी बेसिकली आपको बताता है कि 100 मीटर्स तक ये जो सिग्नल है वो सही से काम करेंगे, उसके बाद ये वीक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 100 जो है वो बता रहा है 100 MBPS को, 100 MBPS को। बेस इज रिप्रेजेंटिंग बेस बैंड, और टी मतलब होता है कि जो हमारा सिग्नल है वो 100 मीटर्स तक सही से काम करेगा। अब बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का मतलब बेसिकली क्या होता है, बेस बैंड का मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए, बेस बैंड का मतलब ये होता है कि सिर्फ वन सिग्नल ही एक ही टाइम पर सेंड करा जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रॉडबैंड यूज करेंगे तो ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है, मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी पैरेलली ट्रेवल विद इन अ मीडियम और कैरियर, ठीक है। इसके अलावा ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स होती हैं जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आप देख रहे हो, ट्रू फॉल्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या फिर स्टेटमेंट पर बेस्ड नाइदर आइदर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रू पूछा है यहाँ पे, पहले आप देखो ट्रू पूछा है या फिर फॉल्स पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज अ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। तो देखो फर्स्ट वाला तो हमारा बिल्कुल गलत है, मल्टी डायरेक्शनल तो कुछ होता ही नहीं है। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है बाय डायरेक्शनल। तो हाफ डुप्लेक्स
आपका होता है बाय डायरेक्शनल तो होता है लेकिन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वहां पे वन एट अ टाइम ही कम्युनिकेट कर सकता है। इट मीन स्टेटमेंट नंबर 1 तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं डेटा को। इट मीन्स ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements is are true regarding OSI layers in computer networks? तो OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स होती है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज द सेशन लेयर प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ स्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग अ सेशन बिटवीन टू एंड यूजर्स। बिल्कुल ठीक बात है। सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि दो एंड यूजर्स के बीच में जो सेशन है वो कैसे स्टैब्लिश होगा, कैसे उसे मेंटेन करा जाएगा और कैसे उसे आफ्टर द कम्युनिकेशन टर्मिनेट करा जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है डेटा लिंक लेयर सेटअप्स आर लॉजिकल पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉजिकल पाथ को सेट करना, ना कि डेटा लिंक लेयर की। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला, ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो, डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इसके साथ साथ एरर डिटेक्शन करना, ठीक है, एरर करेक्शन करना, और इसके साथ में जो हमारे मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल है मैक, मतलब एलएलसी और मैक, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की। लॉजिकल पाथ को सेटअप करने के लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग स्विचिंग टेक्निक्स इन डेटा कम्युनिकेशन? तो स्विचिंग टेक्निक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस भी किया है। इन सर्किट स्विचिंग अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। बिल्कुल ठीक बात है। सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ हम स्टैब्लिश कर देते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले इसको सेटअप करना पड़ता है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोलती है इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पैकेट्स। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि पैकेट स्विचिंग में पूरे मैसेज को एक साथ एक बार ना भेज के उसे हम अलग अलग पीसेस में डिवाइड करते हैं। दो पीसेस आर कॉल्ड एज पैकेट्स, और हर एक पैकेट को एक यूनिक नंबर देते हैं उसे इजिली आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि रिसीवर एंड पे रीऑर्डरिंग करने में हमें आसानी हो। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग स्विचिंग टेक्निक्स। तो ऑप्शन नंबर बी बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेटवर्किंग से बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज एन एक्ट ऑफ discussing a communication from an unknown source as being trusted source। बुलिंग, सैंडबॉक्सिंग, स्पूफिंग या फिर स्टीलिंग। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा अनऑथेंटिकेटेड पर्सन या फिर सोर्स है जो ऐसा शो करता है कि वो एक ट्रस्टेड सोर्स है। जैसे मान लो आपको कभी फोन्स आते हैं या ईमेल आती है कि आपके बैंक से कोई ईमेल आई है या मैनेजर से कोई ईमेल आई है, और वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है थ्रू ईमेल, या फिर ऑन कॉल भी आपको कई बार ऐसे स्पूफिंग मैसेजेस या कॉल्स आती हैं। तो इसे बोलते हैं स्पूफिंग। ये ऐसी एक्ट है जिसके अंदर एक अननोन सोर्स एक ट्रस्टेड सोर्स होने का दावा करता है, लेकिन वो असली में एक अनट्रस्टेड और एक हैकिंग करने वाला एक इंसान है। मतलब जो आपको हैक कर रहा है, आपको फूल बना रहा है, वो इंसान है वो। तो यहाँ पे स्पूफिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL इन वेब डेवलपमेंट? तो आपने देखा होगा SSL बेसिकली एक लेयर है, सिक्योरिटी लेयर, जो हमारे HTTP प्रोटोकॉल को और ज्यादा सिक्योर बनाती है। और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP एक मिनट में जो S आपको दिखता है कई वेबसाइट्स पे, आपको इसके साथ एक S लिखा मिलता है, ये होता है S फॉर सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योर कब होता है? जब उसने
SSL लेयर का एक सर्टिफिकेट लिया होगा तभी वो वेबसाइट सिक्योर मानी जाएगी। तो सिक्योर सॉकेट लेयर इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट इज डैश कंप्यूटिंग इज अ मॉडल इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही है, तो हाँ, ओएस का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ऐसा मॉडल जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो शेयर होते हैं बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग यूजर्स कुछ कुछ कंपोनेंट्स को शेयर कर रहे होते हैं और उसमें अपना वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज सेंडिंग इनकमिंग पैकेट टू एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड इज नोन एज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर है फ्लडिंग। अब फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि फ्लडिंग का मतलब ये है जो इनकमिंग पैकेट है वो कौन से डेस्टिनेशन पे जाएगा, अगर ये नहीं पता तो उस पैकेट को हर एक हर एक नेबर के साथ या हर एक होस्ट के साथ शेयर किया जाता है एक्सेप्ट द वन जिससे वो अराइव किया गया है, उसे हम बोलते हैं फ्लडिंग। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपने जरूर से पढ़ा होगा, दो टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन। और इंट्रा डोमेन में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग। तो लिंक स्टेट राउटिंग जो है, लिंक स्टेट राउटिंग, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि हमारे बेसिकली एक मेथड है जो कि OSPF को यूज करता है। OSPF का मतलब क्या होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को यूज करता है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्लडिंग का, फ्लडिंग टेक्निक का यूज करते हैं। और जो यहाँ पर लिंक स्टेट टेबल बनती है वो टेबल सभी नेबर्स के साथ शेयर करी जाती है और जो भी फिर उसका रिप्लाई करता है उसके अकॉर्डिंग फिर टेबल को आगे फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर इनिशियली क्या होता है, फ्लडिंग करके सबको वो पैकेट ट्रांसमिट किया जाता है। तो लिंक स्टेट राउटिंग में हम फ्लडिंग को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और आप जानते हैं क्रिप्टोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी में। और यहाँ बोला गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है साइफर टेक्स्ट इज एन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट यूजिंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। बिल्कुल ठीक बात है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट जो हमें ट्रांसमिट करना है सेंडर टू रिसीवर, लेकिन क्योंकि हमारा जो चैनल है वो अनसिक्योर है तो हम डायरेक्टली उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो करते क्या है, हम जो प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट, उसे सिक्योर करने के लिए उस पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाते हैं। इंक्रिप्शन एल्गो लगाते हैं और उसके बाद जो मिलता है हमें वो मिलता है हमें साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, ठीक है, एक कोड लैंग्वेज होती है बेसिकली, आप मान लो। उस साइफर टेक्स्ट को जब हमारा रिसीवर रिसीव करता है तो वो उसे डिक्रिप्ट करता है यूजिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। और फिर उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट रिसीव हो जाता है, प्लेन टेक्स्ट। अब यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में हम एक सीक्रेट की का यूज करते हैं, उसी की पर बेस्ड हमारी एल्गोरिथम होती है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या थी कि साइफर टेक्स्ट एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है जो कि प्लेन टेक्स्ट से ट्रांसफॉर्म किया गया है यूजिंग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। बिल्कुल ठीक बात है ये। सेकेंड स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स प्रिंसिपल या फिर किरचॉफ्स लॉ ऑल एल्गोरिथम्स मस्ट बी प्राइवेट एंड ओनली द कीज आर सीक्रेट। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग दी हुई है। देखो यहाँ बोला गया है किरचॉफ प्रिंसिपल के बारे में क्या, कि ऑल द एल्गोरिथम मस्ट बी प्राइवेट, हालांकि इसे होना था पब्लिक, ठीक है, पब्लिक होना चाहिए था इसे, एंड ओनली द कीज आर सीक्रेट। तो किरचॉफ प्रिंसिपल के पीछे जो मेन आइडिया है वो ये था कि किसी भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ किसी एल्गोरिथम की सीक्रेसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो डिपेंड होनी चाहिए की सीक्रेसी पे, कि जो की है वो किस तरीके से हम सीक्रेट रख सकते हैं यूजर्स के साथ। तो इसका मतलब क्योंकि जो एल्गोरिथम है और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम का उसे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उसे वापस से रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है। तो जो मेन फोकस है वो हमें किसी भी की को सीक्रेट करने में रखना चाहिए, ना कि
हमें अपनी एल्गोरिथम को सीक्रेट बनाना चाहिए। तो ये बोला था किरचॉफ्स प्रिंसिपल ने। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स प्रिंसिपल ऑल द एल्गोरिथम मस्ट बी पब्लिक एंड ओनली द कीज आर सीक्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ही ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज की क्लास के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें सो दैट वो भी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। और आपको प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज +edu.com पे आप जाइए और वहां जाके आप मॉक टेस्ट को परफॉर्म करिए और वहां पे अपने आप को एनालाइज करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।